नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू 100% इंग्लिश। मुझे पता है दोस्तों आप में से बहुत लोगों को क्लासिक लिटरेचर थोड़ी इंटिमिडेटिंग लगती होगी, पर टेंशन मत लीजिए। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम शायद आपने बचपन में एक कार्टून या फिर चाइल्ड फेबल के रूप में जरूर सुना होगा, पर इसकी डेप्थ और रियल मीनिंग से आप आज तक अनजान होंगे। मैं यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए हूँ और आज का हमारा फोकस है जॉनथन स्विफ्ट की लेजेंडरी मास्टरपीस गुलिवर्स ट्रेवल। लेकिन ध्यान दीजिए, किसी भी टेक्स्ट को डायरेक्टली अप्रोच करने से पहले उसकी फाउंडेशन समझना बहुत जरूरी होता है। हमें इसके ऑथर और उस टाइम के पॉलिटिकल और सोशल कंटेक्स्ट को समझना होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस बुक के कंटेक्स्ट के साथ। सबसे पहले मिलते हैं हमारे ऑथर से। जॉनथन स्विफ्ट एक एंग्लो ईरिश ऑथर है जिनका जन्म 1667 में हुआ था, ठीक प्योरिटन रूल खत्म होने के बाद, और उनकी डेथ 1745 में हुई थी। उनके पेरेंट्स असल में इंग्लिश थे, पर उनका जन्म डुबलिन आयरलैंड में हुआ था। एजुकेशन वाइज उन्होंने अपनी पढ़ाई ट्रिनिटी कॉलेज डुबलिन से पूरी की थी। स्विफ्ट की लाइफ एक डबल आइडेंटिटी के अराउंड घूमती रही। वो खुद को कंप्लीटली ना तो इंग्लिश मैन मान पाते थे और ना ही ईरिश। वो हमेशा से इंग्लैंड को एडोर करते थे और वहीं अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते थे। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने एक वक्त पर क्वीन एन को खुश करने के लिए अ टेल ऑफ अ टब नाम की एलिगरी लिखी थी, पर क्वीन इससे इतनी ज्यादा इन्फ्यूरिटेटेड हो गई कि उनका इंग्लिश चर्च में बिशप बनने का ड्रीम हमेशा के लिए खत्म हो गया। इवेंचुअली अपने एम्बिशंस को सप्रेस करके उन्हें 1713 में सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल ड्यूब्लिन का डीन बनना पड़ा, जिसे वो एक एग्जाइल की तरह देखते हैं। अब थोड़ा उस एरा के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके बिना ये बुक समझी नहीं जा सकती। ये 18th सेंचुरी का इंग्लैंड था, जो कि एक हाईली टर्मिटलस टाइम था और एक बहुत ही ज्यादा क्योटिक टाइम था। सोसाइटी पॉलिटिकली दो पार्टीज में डिवाइडेड थी। एक थे विग्स जो पार्लियामेंट और लिबरल को सपोर्ट करते थे, और दूसरे थे टॉरीज जो मोनार्क्स और कंजर्वेटिव्स के सपोर्टर थे। ठीक वैसे ही रिलीजियस ग्राउंड पर भी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच शार्प डिविजन्स थे। जॉनथन स्विफ्ट ने अपना करियर एक विग के तौर पर शुरू किया था, पर बाद में वो कन्वर्ट होकर एक टॉरी बन गए थे। इस फैक्शियस एज में ऑथर के लिए स्टेट सेंसरशिप से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। इसलिए वो लोग हैवी सटायर्स यानी व्यंग का यूज करते थे अपनी राइटिंग्स के अंदर। स्विफ्ट भी नियो क्लासिसिज्म एरा के मास्टर ऑफ प्रो सटायर बन गए। इस क्योटिक और करप्ट एनवायरनमेंट के बीच से निकल कर आती है उनकी मोस्ट फेमस पॉलिटिकल सटायर, जो 1726 में पब्लिश हुई थी। लेकिन इस बुक का पब्लिशिंग प्रोसेस किसी स्पाई मूवी से कम नहीं है। जॉनथन स्विफ्ट को मिस्ट्री, डिस्गाइज और सीक्रेसी बहुत पसंद थी। इस बुक का रियल और पूरा नाम गुलिवर्स ट्रेवल नहीं था। इसका ओरिजिनल टाइटल था ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। बुक के कवर पर स्विफ्ट का नाम कहीं नहीं था। इसका ऑस्टेंसिबल ऑथर लिमिल गुलिवर को बताया गया था, जो कि एक सर्जन है और बाद में शिप का कैप्टन बन चुका है। स्विफ्ट ने इस टेक्स्ट को किसी और की हैंडराइटिंग में ट्रांसक्राइब करवाया और एक इंटरमीडियरी के थ्रू सीक्रेटली पब्लिशर के घर ड्रॉप करवाया, ताकि कोई उनको ट्रेस ना कर सके। उन्हें डर था कि उनका ये पॉलेमिकल टेक्स्ट पावरफुल सेक्शंस को नाराज कर देगा, इसलिए लिमिल गुलिवर का कैरेक्टर एक सेफ्टी वेल्व की तरह एक्ट करता है उनके लिए। इन शॉर्ट, गुलिवर्स ट्रेवल एक नॉर्मल ट्रैवलॉग या फिर चाइल्ड प्ले नहीं है। ये एक एंटी प्रोग्रेसिव टेक्स्ट है जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म और मॉडर्न सिविलाइजेशन की हिपोक्रेसी का ट्रांसटेंट क्रिटिक पेश करता है। आई होप इस कंटेक्स्ट से आपको समझ आ गया होगा कि जॉनथन स्विफ्ट किस माइंडसेट से और किस खतरनाक पॉलिटिकल क्लाइमेट में ये बुक लिख रहे थे। तो चलिए फटाफट से इस बुक की स्टोरी को शुरू करते हैं। ये बुक 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब इसमें 4 वॉयजेस होते हैं, फिर एक कंक्लूजन आता है। तो स्टार्ट करते हैं बुक 1 से, द वॉयज टू लिलीपुट। हमारी स्टोरी शुरू होती है लिमिल गुलिवर से, जो कि बाय प्रोफेशन एक सर्जन है। वो एक वॉयज पर निकलता है, पर बदकिस्मती से उसका शिप रैक हो जाता है, मतलब टूट जाता है। थका हारा गुलिवर शोर पर जाकर एक आइलैंड के किनारे पर जाकर सो जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसे जमीन पर बांध दिया गया है, और उसे बांधने वाले कोई और नहीं बल्कि हजारों ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 6 इंच लंबे हैं। ये लोग उस पर टाइनी एरोस शूट करते हैं। इन छोटे लोगों को लिलिपुटियंस कहा जाता है। बाद में वो उसे अच्छा खाना भी खिलाते हैं और एक एंशियंट टेम्पल में ले जाते हैं। वहां के लोग गुलिवर को द ग्रेट माउंटेन मैन कहकर बुलाते हैं। धीरे धीरे गुलिवर उनकी लैंग्वेज सीख लेता है और उनके लॉज और कस्टम समझने लगता है।
वहां उसका इंट्रोडक्शन लिलीपुट के एम्परर से होता है। ये एम्परर 28 साल का है और खुद भी सिर्फ 6 इंच लंबा है और पिछले 7 साल से यहाँ पर रूल कर रहा है। लेकिन साइज छोटा होने के बावजूद वो बहुत ही वेंजफुल, स्पाइटफुल और पावर हंग्री है। लिलीपुट की सोसाइटी में दो मेन फ्रैक्शंस में डिवाइडेड है वो सोसाइटी। यहाँ दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक है द हाई हील्स और दूसरी है द लो हील्स। यहाँ दो रिलीजियस ग्रुप्स भी हैं, द बिग इंडियंस और द लिटिल इंडियंस। उनके बीच का झगड़ा इस बात पर है कि अंडा यानी कि एग को बड़े साइड से तोड़ना चाहिए या फिर छोटे साइड से। ये एक्चुअली इंग्लैंड के कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच के रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स का एक ब्रिलियंट सैटारिकल रिप्रेजेंटेशन है। एम्परर गुलिवर को यूज करता है अपने पड़ोसी दुश्मन किंगडम बेल्फ्रिस्को को हराने के लिए। गुलिवर उनकी पूरी शिप को फ्लीट करके कैप्चर कर लेता है। लेकिन जब एम्परर उससे कहता है कि बेल्फिस्की के लोगों को पूरी तरीके से एनिलेट यानी कि खत्म कर दो, तो गुलिवर साफ इनकार कर देता है। इसके बाद से गुलिवर के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स उसके अगेंस्ट प्लॉट करते हैं। एक है फिल नैप, ये लिलीपुट का ट्रेजरर है। ये एक एब्सर्ड आइडिया पर विश्वास करता है कि उसकी 6 इंच लंबी वाइफ का अफेयर 6 फीट लंबे गुलिवर के साथ चल रहा है। आपको बता दो, फिल नैप असल में विग प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट वेलपॉल का एक फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन है। स्काइरिश बॉलगोलेम ये हाई एडमिरल है जो शुरू से ही गुलिवर से जलता है और उसके खिलाफ हॉस्टिलिटी रखता है। कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब रानी के पैलेस में आग लग जाती है। गुलिवर आग को बुझाने के लिए उस पर यूरिनेट करता है, जिससे क्वीन आग बबूला हो जाती है। इसके बाद गुलिवर पर टियरसन या फिर इम्पीचमेंट यानी देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। स्काइरिश बॉलगोलेम उसे डेथ पेनल्टी सुनाना चाहता है, पर रेड रसल जो कि सेक्रेटरी ऑफ प्राइवेट अफेयर से एक लेस सीवियर पनिशमेंट सजेस्ट करता है कि गुलिवर की आंखें निकाल ली जाएं और उसे भूखा मार दिया जाए। एग्जीक्यूशन होने से पहले ही गुलिवर वहां से भाग निकलता है। उसे एक इंग्लिश शिप रेस्क्यू कर लेती है और वो अपने पॉकेट में कुछ टिनी शिप्स रखकर वापस इंग्लैंड ले आता है। अपने घर वापस आने के 2 महीने के अंदर ही गुलिवर दोबारा एक वॉयज पर निकलता है, लेकिन इस बार डेस्टिनी उसके साथ एक लंबा मजाक करती है। वो एक ऐसे आइलैंड पर स्ट्रैंडेड होता है जिसका नाम है ब्रॉबडिंगनाग। बुक 1 में जो गुलिवर लिलीपुटियंस के लिए था, यहाँ के लोग गुलिवर के लिए वही बन जाते हैं। ये लोग 60 फीट लंबे हैं। गुलिवर उनके आगे एक टेनी इंसेक्ट जैसा लगता है। यहाँ स्विफ्ट हमें दिखाते हैं कि साइज बिकम्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। एक किसान, एक फार्मर गुलिवर को ढूंढ लेता है। वो किसान गुलिवर को एक इंसान नहीं बल्कि एक एनिमल या फिर खिलौने की तरह ट्रीट करता है। वो उसे मार्केट में परफॉर्म करवाता है और उससे पैसे कमाता है, जिसकी वजह से गुलिवर बीमार हो जाता है और थक जाता है। इस पूरे टाइम उस फार्मर की 9 साल की बेटी ग्लूम डालक्लिस्ट, जो खुद 40 फीट लंबी है, गुलिवर का ध्यान रखती है और उसके लिए छोटे कपड़े बनाती है। इस जाइंट दुनिया में गुलिवर को कई सारे ह्यूमिलेशंस फेस करने पड़ते हैं। एक ड्वार्फ उसे क्रीम के बॉल में गिरा देता है। एक मंकी उसे एक बेबी समझकर फोर्स फीड करता है। उसे फ्लाइज, रैट्स और वास्प अटैक करते हैं। उसे एक कमोडिटी की तरह बेचा जाता है और सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है। इवेंचुअली क्वीन गुलिवर को खरीद लेती है और ग्लूम डालक्लिस्ट उसकी केयर टेकर बनी रहती है। जब गुलिवर किंग ऑफ ब्रॉबडिगैंग से मिलता है, तो वो बहुत ब्लाइंडली अपने देश इंग्लैंड की तारीफ करता है। वो अपनी यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव दिखाते हुए किंग को गन पाउडर बनाने का तरीका सिखाने का ऑफर देता है ताकि वो अपने दुश्मनों को हरा सके। लेकिन किंग, जो कि एक मॉरली अपराइट इंसान है, इस डिस्ट्रक्टिव आइडिया को सुनकर शॉक्ड और अपॉल्ड हो जाता है। वो अपने पड़ोसी दुश्मनों को डिस्ट्रॉय करने से साफ इनकार कर देता है। किंग गुलिवर की बातों से कंक्लूड करता है कि इंग्लैंड के लोग एक्चुअली करप्ट और बुरे हैं। वो एक बहुत ही फेमस डायलॉग बोलता है जिसमें वो गुलिवर के देशवासियों को द मोस्ट प्रिनीशियस रेस ऑफ लिटिल ओडियस वर्मिन दैट द नेचर एवर सफर टू क्रॉल अपॉन द सरफेस ऑफ अर्थ कहता है। मतलब उसकी नजर में इंसान रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों से भी गए गुजरे हैं। यहाँ स्विफ्ट हमें ये दिखाना चाहते हैं कि फिजिकल साइज और मॉरल वर्च्यू आपस में कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लिलिपुटियंस फिजिकली और मॉरली गुलिवर से इंफीरियर थे, जबकि ब्रॉबडिंगनांगियंस फिजिकली और मॉरली उससे बहुत सुपीरियर थे। तो ये थी बुक 1 और बुक 2 की कहानी, जिसमें हमने फिजिकल साइज के बारे में डिस्कस किया। अब शुरू करते हैं हमारे बुक 3 से, जो है द वॉयज टू लापुटा।
अपने सेकंड वॉयज से वापस आने के बाद गुलिवर ने मुश्किल से घर पर 10 दिन ही बिताए होंगे कि उसके दोस्त कैप्टन विलियम रॉबिन्सन ने आकर उसे एक और नए वॉयज पर चलने के लिए परसुएड कर लिया। गुलिवर को दुनिया घूमने का बहुत शौक था, इसलिए पास्ट मिसफॉर्च्यून्स के बावजूद उसका ट्रेवल करने का पैशन कम नहीं हुआ। एक फियर स्टॉर्म से सरवाइव करने के बाद उनके शिप पर पायरेट्स अटैक कर देते हैं। ये पायरेट्स गुलिवर को थोड़े से खाने के साथ एक छोटी सी नाव में एड्रिफ्ट छोड़ देते हैं। तैरते हुए गुलिवर जापान के पास एक आइलैंड पर पहुंचता है जिसका नाम है बल्नेबरी, और यहाँ उसकी नजर आसमान में एक अजीब सी चीज पर पड़ती है, एक फ्लाइंग आइलैंड जिसका नाम होता है लापुटा। ये फ्लाइंग आइलैंड लापुटा एक किंग रूल करता है और यहाँ फिलोसफर्स का डोमिनेंस है। यहाँ के लोग मेनली साइंस और म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं, पर इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स में इतने ज्यादा एंग्रॉस्ड रहते हैं कि इनकी डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ कंप्लीटली रुइन हो चुकी है। इनका ध्यान हमेशा एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स में खोया रहता है, इसलिए इनके पास सर्वेंट्स होते हैं जिन्हें फ्लैपर कहा जाता है। इन सर्वेंट्स का काम होता है अपने मास्टर के मुंह पर जेंटली स्ट्राइक करना जब उन्हें बोलना हो, और कान पर स्ट्राइक करना जब उन्हें सुनना हो। इन फिलोसफर के इस एक्सट्रीम इग्नोरेंस की वजह से उनकी वाइफ्स कंप्लीटली नेग्लेक्टेड फील करती हैं। रिजल्ट ये होता है कि वहां वुमेन अडल्ट्री कमिट करती हैं और अपॉर्चुनिटी मिलने पर आइलैंड से भाग जाना चाहती हैं। यहाँ स्विफ्ट अपने टाइम के एक टिपिकल मिसोजिनी रिफ्लेक्ट करते हैं, जहां उन्होंने वुमेन को एक स्टीरियोटाइप किया है। स्विफ्ट ने इस फ्लाइंग आइलैंड को कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का एक परफेक्ट मेटाफर बनाया है। जब भी नीचे के टाउन्स के लोग रिबेल करते हैं या फिर ट्रिब्यूट पे करने से इनकार करते हैं, तो लापुटा का किंग उन्हें दो तरीकों से पनिश करता है। पहला, वो अपने इस फ्लाइंग आइलैंड को डायरेक्टली उनके टाउन के ऊपर होवर करवा देता है, जिससे कि उन्हें धूप और बारिश मिलना बंद हो जाती है। दूसरा, वो ऊपर से हैवी स्टोन्स गिराता है, जिससे नीचे के लोग क्रश हो जाते हैं। ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे ब्रिटिश एम्पायर आयरलैंड को एज अ कॉलोनी ऑप्रेस कर रहा था। गुलिवर लापुटा से नीचे आकर लागाडो नाम की कैपिटल सिटी को विजिट करता है, जहां वो लॉर्ड मिनोडी नाम के एक सेंसिबली प्रैक्टिकली सोचने वाले इंसान से मिलता है। लॉर्ड मिनोडी की एस्टेट हरी भरी है और बहुत अच्छी तरह से मैनेज की गई है, पर सरप्राइजिंगली इस पूरे किंगडम में मिनोडी को सबसे इग्नोरेंट और स्टूपिड माना जाता है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल साइंस की जगह प्रैक्टिकल अप्लाइड साइंस का यूज करता है। बाकी पूरा देश रुइंस में है और लोग भूखे और नंगे घूम रहे हैं। इसके बाद गुलिवर लागाडो की ग्रैंड अकेडमी जाता है। ये अकेडमी डायरेक्टली इंग्लैंड की फेमस अकेडमी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन पर एक पैरोडी या फिर स्पूफ है। यहाँ के साइंटिस्ट कंप्लीटली एब्सर्ड और यूजलेस एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। एक साइंटिस्ट पिछले 8 साल से कोकुम्बर यानी कि खीरे से सनबीम यानी कि सूरज की किरण एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक साइंटिस्ट नेकेड शीप ब्रीड करने की कोशिश कर रहा है। सबसे एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट लैंग्वेज पर है। एक साइंटिस्ट चाहता है कि वर्ड्स को पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया जाए। उसका प्रपोजल है कि लोग वर्ड्स यूज करने के बजाय डायरेक्टली वो ऑब्जेक्ट्स को अपने पीठ पर कैरी करें जिसके बारे में उन्हें बात करनी हो। यहाँ स्विफ्ट हमें वार्न करते हैं कि अगर साइंस और रीजन को मॉरालिटी और प्रैक्टिकल नीड से डिवोर्स कर दिया जाए तो ह्यूमैनिटी का सिर्फ नुकसान ही होना है। अपने आगे के सफर में गुलिवर ग्लबडबड्रिप नाम के एक आइलैंड पर जाता है जो कि जादूगरों का आइलैंड है। यहाँ के मैजिशियंस के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी डेड पर्सन की आत्मा को वापस बुला सकते हैं। गुलिवर इस मौके का फायदा उठाता है और एंशियंट टाइप के ग्रेट फिगर्स जैसे होमर, एरिस्टोटल, अलेक्जेंडर द ग्रेट और जूलियस सीजर को बुलाता है। जब वो इन महान लोगों से सच्चाई जानता है तो उसे रियलाइज होता है कि हिस्ट्री कितना बड़ा मैनिपुलेशन है। गुलिवर कहता है कि मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली मिसलीडिंग है और इसे लिखने वाले हिस्टोरियंस को वो प्रोस्टिट्यूट राइटर्स बताता है जिन्होंने कावर्ड को हीरो और बेवकूफों को वाइज बनाकर प्रेजेंट किया है। स्विफ्ट ने आज से 250 साल पहले की पोस्ट मॉडर्न और सबाल्टर्न हिस्टोरियंस के क्लेम को एंटिसिपेट कर लिया था। हिस्ट्री कभी ऑब्जेक्टिव नहीं होती, उन्होंने ये बताया हमको। अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन लुग्नैक पहुंचकर गुलिवर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि यहाँ पर स्टल्टब्रग्स नाम के इमॉर्टल लोग रहते हैं। शुरू में गुलिवर सोचता है कि हमेशा जीना कितना ज्यादा अमेजिंग होगा, इनके पास सदियों का विजडम होगा और ये दुनिया के सबसे वेल्दी और वाइज लोग होंगे। लेकिन रियलिटी उसे बहुत बुरी तरह हिट करती है। स्टल्टब्रग्स इमॉर्टल तो हैं, पर उनकी यूथ और हेल्थ उनके पास हमेशा नहीं रहती। 80 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते उन्हें लीगली डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। उनकी शादी डिसॉल्व हो जाती है, उनकी प्रॉपर्टी उनके वारिस ले लेते हैं और लैंग्वेज चेंज होने की वजह से वो नई जनरेशन से बात तक नहीं कर पाते। आखिर में वो इरिटेबल, पीविश और सोसाइटी के सबसे डिस्पाइज लोग बन जाते हैं।
इस एक्सपीरियंस के बाद गुलिवर का इमॉर्टैलिटी का सपना और फैसिनेशन हमेशा के लिए टूट जाता है। आखिर में गुलिवर जापान और हॉलैंड होते हुए वापस इंग्लैंड अपने घर लौट जाता है। इस तरह बुक 3 में हमने देखा कि प्योर रीजन, एक्सट्रीम लॉजिक और हिस्ट्री की ब्लाइंड वर्शिपिंग कितनी ज्यादा डेंजरस होती है। तो दोस्तों यहाँ पर बुक 3 हमारी खत्म हो जाती है। अगर आपको लगता है कि पिछली 3 बुक्स अजीब थी, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि बुक 4 जिसका नाम है द वॉयज टू कंट्री ऑफ होयनिम्स पूरे ह्यूमन एग्जिस्टेंस और हमारे प्राइड पर एक डायरेक्ट ब्रूटल अटैक है। चलिए बिना किसी डिले को इस मास्टरपीस को डिकोड करते हैं और फटाफट से वीडियो को खत्म करते हैं। अपनी थर्ड जर्नी से आने के बाद गुलिवर घर पर सिर्फ 5 महीने बिताता है। सितंबर 5 1710 को वो एडवेंचर नाम के एक मर्चेंट शिप का कैप्टन बन जाता है और अपने आखिरी सफर पर निकलता है। रास्ते में उसके कुछ क्रू मेंबर्स बीमार होकर मर जाते हैं, तो वो नए सेलर्स को हायर करता है। पर बदकिस्मती से ये नए लोग पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरे निकलते हैं। ये पायरेट्स म्यूटरी विद्रोह कर देते हैं और गुलिवर को उसके कैबिन में लॉक कर देते हैं और कई हफ्तों बाद उसे एक अनजान आइलैंड पर अकेला छोड़कर निकाल देते हैं। इस नए आइलैंड पर गुलिवर का एनकाउंटर एक बहुत ही अजीब और डिस्कस्टिंग प्रजाति से होता है, जिनको याहूज कहा जाता है। ये दिखने में जानवरों जैसे हैं। इन पर घने बाल है, इनके हाथ और पैरों में स्ट्रॉन्ग पंजे हैं, इनके चेहरे फ्लैट और नाक दबी हुई है। ये रॉ मीट खाते हैं, कचरे में रहते हैं और गुलिवर पर अपने एक्सक्रीमेंट फेंककर अटैक करते हैं। गुलिवर इनकी शक्ल और हरकतों से इतना डिस्गस्टेड फील करता है कि उसे इन जानवरों से तुरंत नफरत होने लगती है। लेकिन तभी वहां एक घोड़ा आता है, एक हॉर्स आता है, जिसे देखकर सारे याहूज डरकर भाग जाते हैं। ये कोई आम घोड़ा नहीं है। गुलिवर नोटिस करता है कि ये घोड़ा बहुत ही ऑर्डरली और जुडिशियस बिहेव कर रहा है और थोड़ी देर में एक और घोड़ा आता है और ये दोनों प्रॉपर कन्वर्सेशन करने लगते हैं। इन रेशनल घोड़ों को इस आइलैंड पर होयनिम्स कहा जाता है। यहाँ स्विफ्ट ने क्लासिकल डेफिनेशंस को पूरी तरीके से रिवर्स कर दिया है। एनलाइटनमेंट एरा में माना जाता था कि इंसान रेशनल है और जानवर बीस्ट है, पर इस दुनिया में होयनिम्स परफेक्शन और प्योर रीजन का सिंबल है। याहूज इंसान का एक डिग्रेडेड बेस्टियल वर्जन है। जब होयनिम्स गुलिवर को क्लोजली देखते हैं, तो उन्हें रियलाइज होता है कि गुलिवर की फिजिकल बॉडी एग्जैक्टली याहूज जैसी लगती है। गुलिवर के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। कहाँ वो खुद को एक सिविलाइज्ड इंग्लिश मैन समझता था और यहाँ ये हॉर्सेस, ये घोड़े उसे घिनौने याहूस की कैटेगरी में रख रहे हैं। गुलिवर जल्दी इनकी लैंग्वेज सीख लेता है, जो कि सुनने में थोड़ी हाई डच जैसी लगती है। वो देखता है कि इन घोड़ों की सोसाइटी एकदम परफेक्ट यूटोपियन सोसाइटी है। इनके पास पावर, गवर्नमेंट, लॉ और वॉर जैसे वर्ड्स ही नहीं है। यहाँ तक कि इनके पास झूठ बोलने के लिए कोई वर्ड ही नहीं है। झूठ को ये लोग द थिंग विच इज नॉट कहते हैं। इनकी डिक्शनरी में ओपिनियन यानी राय नाम का भी कोई शब्द नहीं है, क्योंकि जहां प्योर रीजन होता है, वहां डिसएग्रीमेंट का सवाल ही नहीं उठता। जब गुलिवर अपने मास्टर हॉर्स को यूरोप की हिस्ट्री और वॉर्स के बारे में बताता है कि कैसे वहां मिलियन ऑफ लोग सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से मारे गए, जैसे कि एग्स को किस साइड से तोड़ना चाहिए या फिर जूस जो कि एक वाइन होता है वो खून है या फिर वाइन है, तो वो मास्टर हॉर्स पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसी ट्रिवियल चीजों पर कोई इतना बड़ा मैसेकर इतनी सारी जानें कैसे ले सकता है। सरफेस लेवल पर रखता है कि होयनिम्स एकदम परफेक्ट है, पर स्विफ्ट का सटायर इससे कहीं ज्यादा डीप है। जॉर्ज ऑरवेल ने इस सेक्शन की एक बहुत ही ब्रिलियंट रीडिंग दी है। ऑरवेल पॉइंट आउट करते हैं कि इन घोड़ों की सोसाइटी में एक रिजिड कास्ट सिस्टम है, जो रेशियल कैरेक्टर पर बेस्ड है। यानी अलग रंग के घोड़े मेनुअल वर्क करते हैं और इंटरब्रीड नहीं करते। सबसे डार्क बात यह है कि इनके रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल में सिर्फ एक ही डिबेट होती है, वेदर द याहू शुड बी एक्सटर्मिनेटेड फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। ऑरवेल इस एक्सटर्मिनेशन डिबेट को सीधा नाजी जर्मनी के ज्यूज के हॉलोकॉस्ट से कंपेयर करते हैं। हालांकि एक और क्रिटिक क्लाउडे रॉसन इससे डिसएग्री करते हुए कहते हैं कि होयनिम्स के लिए याहू सिर्फ फार्मयार्ड पेस्ट है, इसलिए ये टेक्निकली जेनोसाइडल मर्डर नहीं है। पर ऑरवेल का पॉइंट हमें दिखाता है कि प्योर लॉजिक बिना एम्पैथी और इमोशन के तानाशाही का रूप ले लेता है। 3 साल इस सोसाइटी में बिताने के बाद गुलिवर कंप्लीटली ब्रेन वॉश्ड हो जाता है, तो एक्सेप्ट कर लेता है कि यूरोपियंस एक्चुअली याहूज ही हैं। जब वो पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखता है, तो उसे खुद से नफरत होने लगती है। वो इन घोड़ों से इतना ज्यादा फैसिनेट हो जाता है कि वो उनकी तरह चलने, बोलने और जीने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। होयनिम्स डिसाइड करते कि एक याहू उनके बीच नहीं रह सकता। उनकी पीसफुल सोसाइटी के लिए गुलिवर एक खतरा है, इसलिए वो 2 महीने का टाइम देकर उसको आइलैंड छोड़ने का ऑर्डर देते हैं। गुलिवर का दिल टूट जाता है। वो एक नाव बनाता है और निकल जाता है, पर उसका यूरोप वापस आने का कोई मन नहीं था। वो किसी और आइलैंड पर सैवेजेस यानी जंगली लोगों के बीच मारा जाना पसंद करता है।
याहूज यानी इंसानों के पास वो वापस नहीं जाना चाहता। रास्ते में एक पोर्टुगीज शिप का कैप्टन जिसका नाम है डॉन पेड्रो मेंडेस गुलिवर को रेस्क्यू कर लेता है। डॉन पेड्रो एक बहुत ही जेनरस और अच्छा इंसान है जो उसकी मदद करता है, पर गुलिवर अब पूरी तरीके से मिसैंथ्रोप यानी इंसानों से नफरत करने वाला इंसान बन चुका है। वो इस भले इंसान को भी एक याहू ही समझता है। जब गुलिवर इंग्लैंड अपने घर वापस आता है तो उसकी वाइफ और बच्चे उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पर गुलिवर को उन्हें देखकर सिर्फ डिस्गस्ट महसूस होता है। वो उनका टच बर्दाश्त नहीं कर पाता। इनफैक्ट वो अपने लिए एक अस्तबल, एक स्टेबल बनवाता है और वो अपना सारा वक्त दो घोड़ों के साथ बिताता है, उनकी तरह आवाज निकालता है। सबसे ज्यादा उसे इंसानों के प्राइड से नफरत होने लगती है। उसे लगता है कि इंसान कितना विशियस और डिग्रेडेड एनिमल है, फिर भी उसमें कितनी ज्यादा प्राइड है कि वो सुप्रीम है। लेकिन इस पूरे मैडनेस के बीच एक मोमेंट ऑफ रिडेम्पशन भी आता है जो स्विफ्ट के पॉलिटिकल स्टांस को हाईलाइट करता है। एक लॉयल ब्रिटिश सब्जेक्ट होने के नाते गुलिवर को अपनी डिस्कवरीज के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताना चाहिए ताकि वो इन आइलैंड्स को कॉलोनाइज कर सके। लेकिन गुलिवर साफ इनकार कर देता है। वो नहीं चाहता कि इंग्लैंड की मिलिट्री इन आइलैंड्स पर जाए, वहां ब्लडशेड करे और उनको एनस्लेव करे। यहाँ स्विफ्ट का एंटी इंपीरियलिस्ट फेस निकलकर सामने आता है। साथ ही गुलिवर यहाँ लॉज ऑफ हॉस्पिटैलिटी को रेस्पेक्ट करता है। जिन्होंने उसकी मदद की जैसे लिलीपुट, ब्रॉबडिंगनाग और होयनिम्स, वो उन्हें बिट्रे नहीं करता। ये उसे मॉरली उस टाइम के ब्रिटिश कॉलोनाइजर से बहुत ऊपर कर देते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि पूरी बुक में स्विफ्ट ने बहुत अजीब और प्रोनाउंस ना होने वाले वर्ड्स का यूज किया है, जैसे ब्रॉबडिंगनाग, होयनिम्स, स्टर्ड ड्रग्स। इसके पीछे दो मेन रीजंस हैं। वो इस ट्रैवलॉग को रियल दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो यूरोपियन नेम्स को अवॉइड करते हैं। एक लिटरेरी कॉन्सेप्ट और है डीफेमिलराइजेशन का, जिसे रशियन फॉर्मुलिस्ट विक्टर शोवल्स्की ने कॉइन किया था। स्विफ्ट कॉमन चीजों को अजीब नाम देकर हमें उन्हें एक नए पर्सपेक्टिव से देखने पर मजबूर करते हैं और उन पर बिलीव करने पर मजबूर करते हैं। आखिरी पॉइंट जो मॉडर्न रीडर्स को पता होना चाहिए वो है टेक्स्ट में इनहेरेंट मिसोजिनी। स्विफ्ट ने फीमेल याहूस को बहुत ज्यादा रिपल्सिव और डिस्गस्टिंग तरीके से डिस्क्राइब किया है। जब एक फीमेल याहू पानी में नहाते हुए गुलिवर पर अटैक करती है तो डिस्क्रिप्शन में वुमेन बॉडी के टुवर्ड्स एक स्ट्रॉन्ग डिस्गस्ट दिखाता है। सैमुअल जॉनसन ने स्पेसिफिकली बुक 4 को इसी वजह से सोर्स ऑफ डिस्गस्ट भी कहा है। तो ये थी जॉनथन स्विफ्ट की इमॉर्टल क्रिएशन, गुलिवर्स ट्रेवल। एक बुक जो सरफेस पर बच्चों की कहानी जरूर लगती है, पर एक्चुअली ह्यूमन नेचर, एनलाइटनमेंट, रीजन, कॉलोनियलिज्म और पॉलिटिकल करप्शन का सबसे सैवेज और प्रोफाउंड डायसेक्शन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको गुलिवर ट्रेवल को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा और आपको ये बुक अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।